हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम पढ़ेंगे फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होते हैं। 2 लॉज होते हैं फैराडेज के। फर्स्ट हमारे पास आता है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में हमें क्या बताता है, इसकी स्टेटमेंट, द अमाउंट ऑफ substance deposited या liberated at any electrode। जैसे मैंने इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ा था कि कैथोड और एनोड पे सब्सटेंसेस डिपॉजिट होते हैं या लिबरेट होते हैं, तो कितना वो सब्सटेंस जो है वो लिबरेट होएगा या जो है डिपॉजिट होएगा उस इलेक्ट्रोड पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, to the quantity of electricity passed through electrolyte। electricity passed through the electrolyte। इलेक्ट्रोलाइट पे जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो कैथोड और एनोड पे सब्सटेंसेस डिपॉजिट या क्या होते हैं, लिबरेट। तो वो सब्सटेंस कितना डिपॉजिट या कितना वो सब्सटेंस हमारा लिबरेट होएगा, वो डिपेंड करता है कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उस इलेक्ट्रोलाइट में से हम पास करवाते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर हम W ले लेते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड या लिबरेटेड कह लें अगर, और Q हम ले लेते हैं अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ W किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, W शुड बी प्रोपोर्शनल टू Q। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो हमारे पास इक्वल टू और एक कांस्टेंट आ जाएगा। ये कांस्टेंट है हमारा Z। ये Z क्या होता है यहाँ पे, ये कांस्टेंट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इस कांस्टेंट का नाम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और Q क्या होता है, Q होता है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ इक्वल टू करंट इनटू द टाइम। करंट को हम जो है मेजर करते हैं एम्पियर्स में और टाइम को हमने लिया सेकंड्स में। ये वैल्यू को इसमें फिल करेंगे तो W किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, Z। Q की जगह पे क्या आ जाएगा, I इंटू टी आ जाएगा हमारे पास, Z इंटू आई इंटू टी आ जाएगा। ये हमारे पास फैराडेज फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला आ गया। अगर हम यहाँ पे I इक्वल टू 1 एम्पियर ले लें, कितना हम ले लें यहाँ पे करंट, 1 एम्पियर, और टाइम को अगर हम 1 सेकेंड ले लेते हैं और इन वैल्यूज़ को यहाँ पे अगर हम फिल करते हैं, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, तो I भी हमारा 1 एम्पियर है, टाइम भी हमारा 1 सेकेंड हो गया। तो अब ये वैल्यू Q कितना आ गया, 1। यहाँ पे फिल किया तो W किसके इक्वल आ गया, Z के। ये डायरेक्टली यहाँ फिल करने की बजाय यहाँ पे फिल कर दें तो Q हमारा 1 हो गया, तो W किसके इक्वल आ जाएगा, Z के इक्वल आ जाएगा। और Q जो होता है हमारा 1 का मतलब क्या है, ये 1 कूलम है। एम्पियर इंटू सेकेंड क्या होता है, कूलम्स होता है। ये हमारे पास हो गया फैराडेज फर्स्ट लॉ हो गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो है उसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि W Z के इक्वल आ गया तो Z हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड। इससे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं Z को कि Z इक्वल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड है जो 1 एम्पियर करंट को कितने टाइम के लिए पास किया जाता है, 1 सेकेंड के लिए पास किया जाता है। ये हो गया हमारा फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसके बाद आते हैं फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे। फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इस लॉ के अकॉर्डिंग
जब सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब हम सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे, व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में पास करवाएं थ्रू सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, लेकिन इनको कनेक्ट किस में करना है, सीरीज़ में कनेक्ट करना है, कनेक्टेड इन सीरीज़। तो कितना सब्सटेंस जो है हमारा प्रोड्यूस्ड होएगा इलेक्ट्रोड्स पे, द मासेस ऑफ द सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एट द इलेक्ट्रोड्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू देयर इक्विवेलेंट वेट्स, उन सब्सटेंसेस के इक्विवेलेंट वेट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे हम दो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, दो डिफरेंट कंटेनर्स में, यहाँ पे भी हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं, इसमें भी दो इलेक्ट्रोड्स हैं, इसमें भी हमने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, इसमें हमने दूसरा इलेक्ट्रोलाइट लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला हमारा है सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, और इस साइड हम ले लेते हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, दिस इज़ पॉजिटिव एंड दिस इज़ नेगेटिव टर्मिनल। हमने सीरीज़ में कनेक्ट करना है तो इसके पॉजिटिव को हम कनेक्ट कर देते हैं इसके नेगेटिव के साथ, और इसके नेगेटिव को कनेक्ट कर देते हैं इसके पॉजिटिव के साथ, ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। तो जब सीरीज़ में हमने कनेक्ट कर दिया तो सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब पास होती है दो सॉल्यूशंस में जिनको सीरीज़ में कनेक्ट किया है, तो कितना सब्सटेंस यहाँ इलेक्ट्रोड्स पे हमारा प्रोड्यूस्ड होएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इनके इक्विवेलेंट वेट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर हमारे पास ये सेटअप आता है तो इसमें कितना सिल्वर डिपॉजिट होएगा, इसमें कितना कॉपर डिपॉजिट होएगा, वो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हमारा क्या आएगा, इनके इक्विवेलेंट मास के प्रोपोर्शनल आएगा। मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड अपॉन मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर और अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या आ गया, कॉपर आ गया। दिस इज अकॉर्डिंग टू द फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। जब भी सीरीज में दो इलेक्ट्रोलाइट कनेक्ट होंगे तो जितना करंट इसमें फ्लो करेगा सेम अमाउंट ऑफ करंट इसमें भी फ्लो करेगा, और सब्सटेंसेस कितने डिपॉजिट होंगे वो इन सब्सटेंसेस के इक्विवेलेंट मास के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमारे हो गए दो लॉज, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसके बाद हम करते हैं क्वांटिटेटिव पार्ट इलेक्ट्रोलिसिस का, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्वांटिटेटिव का मतलब है कितनी क्वांटिटी। अभी हमने इलेक्ट्रोलिसिस में क्या पढ़ा कि सब्सटेंसेस हमारे लिबरेट होते हैं या डिपॉजिट होते हैं इलेक्ट्रोड्स पे, तो कितनी क्वांटिटी उनकी जो है वो डिपॉजिट या लिबरेट होएगी, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस का क्वांटिटेटिव पार्ट। एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं NaCl की, मोल्टन NaCl लेते हैं। अगर इसमें से करंट पास करवाएंगे मोल्टन NaCl में से, तो ये स्प्लिट कर जाएगा Na प्लस और Cl माइनस आइंस में। Na प्लस से Na बनेगा और Cl माइनस से कौन सी गैस बनेगी, क्लोरीन। अब इसमें एक आयन ले लेते हैं, कोई भी आयन ले लो, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव आयन ले लो। मैं ले रही हूँ Na प्लस। Na प्लस Na में चेंज होएगा बाय गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं Cl माइनस भी लेती तो एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, बिकॉज जितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है प्रोसेस में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, लॉस होता है। तो अगर Cl माइनस भी हम लेते तो ये Cl में चेंज होएगा बाय लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाफ क्लोरीन एक्चुअल में बन रही है हमारी, हाफ क्लोरीन बनती है 2Cl माइनस से क्लोरीन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आने हैं। यहाँ तो Cl2 है, ये हाफ Cl2 है। Cl2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है तो हाफ Cl2 के लिए 1 ही इलेक्ट्रॉन आता है। तो चाहे आप पॉजिटिव आयन लेके करो, चाहे आप नेगेटिव आयन लेके जो है इसको लिखोगे, तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हमारा क्या आएगा, सेम। अब है क्या है कि हमें इलेक्ट्रॉन जो है वो कैलकुलेट करने हैं कि जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं
तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस या कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन्स पे सारा क्वांटिटेटिव पार्ट जो है वो डिपेंड करता है। इससे क्या पता चल रहा है हमें कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन से एक सोडियम एटम बना। अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन की जगह पे यहाँ इसको बोल दूँ कि ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, अगर ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो ये भी 1 मोल सोडियम होएगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल सोडियम बनता है। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और जब हम 1 मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तो इन पे चार्ज कितना हो जाएगा? दिस इंटू एवोगैड्रो नंबर। ये सॉल्व करके आएगा बच्चे 96487 आता है हमारे पास, जिसको हम अप्रॉक्सीमेट करके याद कर लेते हैं 96500 कूलम याद कर लेते हैं। और इस क्वांटिटी को 1 फैराडे भी कहते हैं। इस क्वांटिटी को और क्या बोलते हैं? 1 फैराडे भी कहते हैं। इसका मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर लो तो उन पे चार्ज कितना होता है? 96500 कूलम। और यहाँ पे कितना आता है? यहाँ इसको कहते हैं 1 फैराडे कहते हैं। 96500 बेटा ये, और यहाँ इसको क्या बोलेंगे? 1 फैराडे हम बोलेंगे। अब इस पार्ट से जो है हम क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस का जो पॉइंट वो समझेंगे, न्यूमेरिकल्स इसके लिए करेंगे। इसको समझने के लिए ये पॉइंट बस हमें पता होना चाहिए कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना चार्ज है? 96500 कूलम, या इसको बोलेंगे 1 फैराडे बोलेंगे। अब क्वेश्चन करते हैं एक। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड? किसके लिए चार्ज चाहिए? 1 मोल Al3+ को Al में रिड्यूस करने के लिए कितने चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी? अब देखो Al3+ को अगर Al में चेंज करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन है? 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 का मतलब यहाँ पे हम क्या लेंगे? 3 मोल लेंगे। और ये कितना बनेगा? 1 मोल बनेगा। हमने चार्ज कैलकुलेट करना है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं? 3 मोल आ रहे हैं। 3 मोल का मतलब, 1 मोल का मतलब 96500 मोल। 1 मोल electrons have charge equal to 96500 कूलम या 1 फैराडे। और 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब चार्ज है 3 इंटू 96500 कूलम। ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 289,500 कूलम आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से हम क्वांटिटेटिवली रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को देख के ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस प्रोसेस में कितना चार्ज चाहिए जब 1 मोल एल्युमिनियम को बनाना हो। तो सेकेंड हम करते हैं 1 मोल Cu2+ को जब Cu में चेंज करना है तो कितने चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे फिर से देखो Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके Cu में चेंज होएगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कितना हमारे पास यहाँ पे मोल्स हैं? 2 मोल्स हैं। तो 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन से 1 मोल कॉपर बन रहा है हमारे पास। तो इसमें चार्ज कितना है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन हैज़ चार्ज इक्वल टू 965 कूलम, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन से Cu बन रहा है तो इसमें चार्ज है 96500 इंटू 2, ये आ जाएगा 193,000 कूलम। इतना चार्ज चाहिए हमें। अब थर्ड पार्ट देखो, जब हमने 1 मोल MnO4- को Mn2+ में रिड्यूस करना है तो कितना चार्ज इसके लिए चाहिए। अब यहाँ पे सिर्फ मैंगनीज हमें चाहिए। यहाँ मैंगनीज पे चार्ज कैलकुलेट करना है तो ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प लेके यहाँ मैंगनीज पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। ये 11th में हमने किए थे ये क्वेश्चंस, यहाँ मैं रफ में कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ। MnO4-, इसका कैलकुलेट करना तो यहाँ x लिखें, O का होता है -2, तो x - 8 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू कितना है? +7।
मैंगनीज पे यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, तो +7 मैंगनीज को हम 2+ में चेंज कर रहे हैं। MnO4- को हमने चेंज करना है Mn2+ में। तो आप एक तरीके से कह सकते हो कि हमने Mn7+ को Mn2+ में चेंज करना है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे गेन करने पड़ेंगे? इसको 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़े? 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़े। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि Mn यहाँ पे 7+ है, 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके ये Mn2+ में आएगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना चार्ज? 5 × 96500 कूलम। इतना चार्ज चाहिए जब हमने MnO4- 1 मोल को Mn2+ में रिड्यूस करना है। आई थिंक अब क्वांटिटेटिव पार्ट क्लियर होगा आपको कि हम किस तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस में क्वांटिटीज़ जो हैं वो कैलकुलेट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अब इसमें। कैलकुलेट चार्ज इन कूलम्स। कूलम्स पे आंसर निकालना है हमने। रिक्वायर्ड फॉर 2 मोल H2O को ऑक्सीजन में चेंज करने के लिए कितना हमें जो है चार्ज चाहिए। और दूसरा पार्ट है 1 मोल FeO को Fe2O3 में जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो कितने चार्ज की ज़रूरत है यहाँ पर। अब 2 मोल है क्वेश्चन में यहाँ पे। पहले हम रिएक्शन लिखते हैं। यहाँ पे H2O जब हम 1 मोल लेते हैं तो इससे हाइड्रोजन बनेगी, हाइड्रोजन और एक O एटम है तो हम हाफ O2 लिख लेते हैं। डैट इज़ हम ये लिख सकते हैं यहाँ O पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है? 2- से क्या बन रहा है? हाफ O2। तो ये हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है यहाँ पे। तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ। 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस का मतलब, या अगर आपने हाइड्रोजन से लिखना है तो यहाँ पे हाइड्रोजन ले सकते हो कि 2H+ आयंस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाते हैं? H2 बनाते हैं। तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यहाँ पे भी कितने आ रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस है उतने इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? गेन होता है। तो 1 मोल वाटर से ऑक्सीजन बनाने के लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, मतलब 2 फैराडे चार्ज। लेकिन हमने 2 मोल वाटर को चेंज करना है O2 में, तो चार्ज कितना चाहिए हमें? 4 फैराडे चाहिए। हमने आंसर जो है वो कूलम में लिखना है। देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ electricity required for 1 mole of H2O oxidation कितना है? 2 × 96500 कूलम, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन्स है। और 2 मोल ऑफ वाटर की ऑक्सीडेशन में कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी? 2 × 96500 × 2, ये आ जाएगा 386,000 कूलम। इतनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए। फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। FeO को चेंज करना है Fe2O3 में। अब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हाफ आना चाहिए, बिकॉज Fe 1 एटम है। Fe यहाँ पे कितना है? 1 हमें चाहिए। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट करेंगे तो ये 2+ है। इसकी देखेंगे तो ये क्या है? 3+। सिर्फ आयन को ले लेते हैं। इसका मतलब Fe2+ को Fe3+ में चेंज करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन का क्या है? लॉस है। 1 मोल के लिए निकालना है आपने, तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो देयरफॉर कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? इज इक्वल टू 96500 कूलम। तो मेन इन क्वेश्चंस में हमारा जो पॉइंट है वो ये, हमें इस प्रोसेस में जो भी प्रोसेस दिया हुआ है उसमें इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स पता है तो वहाँ से चार्ज हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब है 96500 कूलम चार्ज, और 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है 2 × 96500 कूलम चार्ज, एंड सो ऑन। इस तरीके से हम चार्जेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं। NCERT का क्वेश्चन है ये वाला हमारा। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की। जब से इलेक्ट्रोलिसिस की 10 मिनट्स के लिए, और करंट इसमें यूज़ किया गया 1.5 एम्पियर करंट को यूज़ किया गया। मास ऑफ
कॉपर डिपॉजिट जो होएगा एनोड पे वो कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे मोलर मास गिवन है कॉपर का 63.5 ग्राम पर मोल, ये गिवन है। हाँ जी, अब यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट की, और कॉपर की अमाउंट आपने निकालनी है, तो हम इसमें से सिर्फ कॉपर आयन ले लेते हैं। कॉपर आयन लिखते हैं Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके किस में चेंज होएगा, ये कॉपर में चेंज होएगा। ये हमारा यहाँ पे प्रोसेस है, और करंट हमारे पास है 1.5 एम्पियर। टाइम यहाँ पे गिवन है 10 मिनट्स, टाइम को हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 10 × 60 = 600 सेकेंड। तो कितना चार्ज हम इसमें से पास करवा रहे हैं, I × T 1.5 × 600, ये आ जाएगा 900 कूलम। इतना चार्ज हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन इस प्रोसेस में अगर हम देखें तो 2 × 96500 कूलम चार्ज जब हम लेते हैं तो कितना कॉपर डिपॉजिट होएगा, 1 मोल है। 1 मोल का मतलब इक्वल टू इट्स मोलर मास 63.5 ग्राम कॉपर बनता है। इतने चार्ज से कॉपर इतना डिपॉजिट होएगा, इतने चार्ज से कॉपर कितना डिपॉजिट होएगा। 2 × 96500 कूलम चार्ज डिपॉजिट्स कॉपर इक्वल टू 63.5 ग्राम, और अवेलेबल तो हमारे पास 900 कूलम है। इससे कॉपर डिपॉजिट होएगा, यूनिटरी मेथड यूज़ कर रहे हैं। ये सॉल्व करके यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेट करके 0.296 ग्राम जो है कॉपर आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। ये हमारे क्वेश्चंस हो गए क्वांटिटेटिव पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के, जिसके पहले हमने क्या पढ़ना था, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस।